हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, सीबीएसई ने कहा है कि जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें स्पेशली एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट टर्म के पर्पज़ से जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट लेसन्स के होंगे वो डिस्कस करेंगे। अगर आप एमसीक्यू को अपने आप से सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके क्विज़ को पहले सॉल्व कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क इट डैश। मतलब देखिए, जब इन्होंने कहा है कि भाई अगर जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया जाता है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाने लगते हैं। अब बात यह है कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ जब हम रब करेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क पे जाने लगते हैं। दैट मीन्स सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज होने लगता है और जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज होने लगता है। क्लियर? तो हमारा आंसर होगा कि ग्लास रॉड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सिल्क। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ मेटलिक रोप्स, ठीक है, मेटलिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरीज टेकिंग इनफ्लेमेबल्स मटेरियल इट इज बिकॉज। मतलब जब कोई भी कैरीज यानी कोई भी व्हीकल कोई अगर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लेके जा रहा है तो उस केस में एक मेटलिक रॉप, ठीक है, एक मेटलिक रॉप को सस्पेंड कर दिया, मतलब गाड़ी से लटका दिया जाता है जमीन को टच करते हुए। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो व्हीकल है, ठीक है, जो व्हीकल है उसकी कनेक्टिविटी अर्थ से बनी रहे। अब इससे होगा क्या, गाड़ी की मूवमेंट की वजह से या फिर फ्रिक्शन की वजह से, किसी भी वजह से अगर कभी कोई चार्ज क्रिएट होता है तो उस केस में वो चार्ज तुरंत अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे अर्थ है इस अर्थ को तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे एक्सीडेंट्स या एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहाँ पे two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance small d. The force acting between them is F. ठीक है, मतलब दो जो उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, वो F है। ठीक है, F है यहाँ पे। इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड देम द नाउ फोर्स विल बी, मतलब फोर्स अब कितना हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे मालूम होता है कि जो F होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर यहाँ पे हम F का फार्मूला देखें तो F का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4πε0K, ठीक है, Q1 Q2/r²। अब सपोज अगर मैं इस K को बाहर कर लूँ तो F इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मैं K को बाहर कर लेता हूँ तो F इक्वल टू आएगा 1/K इन ब्रेकेट 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है ये किसके लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। तो अब यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम में जो फोर्स कितना दिया, फोर्स दिया हुआ है F। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन है कि F इक्वल्स F0/K। अब यहाँ पे F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है F0 दिया हुआ है F, और K कितना दिया है, तो K दिया है 4। सो हमारा आंसर हो जाएगा F/4। क्लियर है, यानी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जितना भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम, उतना ही अपॉन में रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? मीन्स टू से अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 होता
तो यहाँ पे आंसर आता F/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि व्हेन 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर। अब बात ध्यान समझिएगा, न्यूट्रल मेटल स्फीयर, इससे रिमूव किया जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स को, इतने इलेक्ट्रॉन्स को, 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स को। सो कह रहे हैं द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, स्फीयर में कितना चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें पता है कि Q इक्वल टू फार्मूला होता है Ne। सो N कितना है, तो N है 10⁴। E कितना है, तो E है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो पूरा सॉल्व जब करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करके आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलाम, या फिर ये कह सकते हैं 1.6 या 16, ठीक है, 16 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो 16 माइक्रोकूलाम है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है रिमूव किया जा रहा है। सो हमें पता है अगर रिमूव किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, दैट मीन्स ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 माइक्रोकूलाम है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। सो हमारा सही आंसर होगा +16 माइक्रोकूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 सिमिलर स्फीयर having capital Q and minus Q charges are kept at a certain distance. F force act on between the two. If at the middle of the two spheres another similar sphere having charge plus Q is kept, then it experiences a force in magnitude and direction. अब आप ध्यान समझिए, यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि मान लिया सपोज दैट पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, और ये मान लो किसी सर्टेन डिस्टेंस स्मॉल r पे रखा हुआ है। अभी क्या कहा गया है कि ये जो सर्टेन डिस्टेंस है, तो कह रहे हैं कि F फोर्स एक्ट बिटवीन द टू, इनके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है F। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए अब आगे इसमें क्या कहा गया है कि अगर कह रहे हैं कि another similar sphere is kept between the two, यहाँ इसके बीच में एक और स्फीयर रख दिया गया जिसका भी चार्ज क्या है, +Q है। यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q। सो कह रहे हैं कि जो इस पे लगने वाला फोर्स, इस जो से बीच में रखा गया है, इस पे कितना फोर्स काम करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा बताइए यहाँ पे हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है कि F इक्वल्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यानी ये पूरी वैल्यू ये किसके बराबर गिवन है, ये पूरी वैल्यू बराबर गिवन है F के। तो अब देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। ये है निगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी जो दोनों फोर्सेस होंगे उनको हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले ये निकालते कि ये इस पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R/2 और ये भी हो जाएगी R/2। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो चार्जेस सेम है, बस केवल किसके यहाँ पे क्या चेंज किया गया, डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस R थी, अब क्या हो गई R/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले चार्ज को 4, ठीक है, 4F फोर्स से इसको रिपेल करेगा, और माइनस वाला इसको 4F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है। हमने बताया था ना कि अगर डिस्टेंस हाफ होती है तो जो फोर्स होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो हमें पता है कि चार्जेस सेम है यहाँ पे, इस वाले के बीच में और इस वाले के, दोनों के चार्जेस सेम है, जबकि डिस्टेंस क्या हो गई है, डिस्टेंस आधी हो गई है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है,
ये इसको 4F4 से रिपेल करेगा, 4F4 से रिपेल करेगा, और ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये इसको 4F फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सो फाइनली आ जाएगा टोटल फोर्स जो उस पर एक्ट करेगा वो करेगा 8F। लेकिन किधर, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बतानी है, तो किधर काम करेगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ए चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ स्मॉल q एंड 18 माइनस स्मॉल q माइनस स्मॉल q इफ द रिपल्सन बिटवीन देम इज टू बी मैक्सिमम। अगर उनके बीच में जो रिपल्सन हो वो मैक्सिमम हो तो उस केस में कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q क्या रेशियो होगा। तो देखिए हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स F होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि इसके बीच जो वो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस F को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी हम निकालेंगे dF अपॉन dQ, तो यहाँ पर आ जाएगा K अपॉन R स्क्वायर, हम इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो Q को हमने छोड़ दिया और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1, और उसके बाद प्लस Q माइनस कैपिटल Q को स्मॉल q को छोड़ दिया तो यहाँ से आएगा Q का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। सो ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम जो dF अपॉन dQ होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो जब ये पूरी वैल्यू हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस स्मॉल q, उसके बाद माइनस का इस Q इक्वल टू 0। तो अब बताइए यहाँ पर Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, तो इन्होंने किस चीज़ का रेशियो पूछा है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2Q, और यहाँ से अगर हम कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q निकालेंगे तो आएगा 2:1 या 2/1। तो हमारा सही आंसर होगा 2:1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 इक्वल चार्जेस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ABCD। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर पे देख पा रहे हो, ये हो गया A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C, यहाँ पे है D। सो कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज एट B विल बी, मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स चार्ज रखा हुआ है इस पे कितना फोर्स काम करेगा। देखिए सबकी साइड A है, लेकिन अगर हम D से इसकी डिस्टेंस को देखें तो D से इसकी डिस्टेंस बन जाएगी A√2। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ये चूंकि कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा। A जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, FA इधर काम करेगा। C जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ काम करेगा, दैट इज FC, और इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है समझिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जो FA आएगा और जो FC आएगा वो आएगा सेम। कितना आएगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर, जो कि चार्जेस सेम है, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। जबकि जो FD आएगा ये आएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे FA इधर काम कर रहा है, FC इधर काम कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा √FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर। तो यहाँ से FA और FC चूंकि बराबर हैं, यहाँ पे आप देखेंगे FA और FC इक्वल हैं, तो यहाँ पर बनेगा, ये आ जाएगा FA√2, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो हमारा नेट फोर्स जो हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम जो नेट फोर्स निकालेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पे FD प्लस FA√2। अच्छा FD कितना है, तो FD है
देखिए यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा चूंकि दोनों टर्म्स में है, और ब्रैकेट में बचेगा 1/2 प्लस √2। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2√2, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दिस ऑप्शन नंबर डी। जब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√2 प्लस 1/2, और यहाँ पे बाकी के की जगह पे 1/4 तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है, जिसको हम रेशियो ऑफ मतलब ये कह सकते हैं कि रिलेटिव वो बोल सकते हैं, तो के की वैल्यू अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसके लिए इनफाइनाइट होती है। अगर हम के वैक्यूम की बात करें तो वो 1 होती है। अगर हम के एयर की बात करें तो वो होती है 1.003 लगभग। और अगर हम इसके अलावा किसी भी मेटल्स की बात करते हैं तो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा और इनफाइनाइट से कम होती है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है, इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स kept a distance small at a distance small r exert a force F on each other if the charges be halved and distance be between them, ठीक है, डबल्ड। इसका मतलब ये कहा कि मान ली सपोज दैट ये दोनों चार्जेस हैं, यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। लेट्स से ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, और इनके बीच में अभी जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये भी कहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चार्जेस को हाफ करना है एंड डिस्टेंस को डबल करना है। डिस्टेंस को क्या करना है, डबल करना है। तो करें नया फोर्स क्या होगा, तो हमें पता है कि मान लिया जो F1 होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसा इन्होंने कहा है कि F2 में हमें क्या करना है, F2 में हमें क्या करना है, यहाँ पर चार्जेस को हाफ करना है, यानी 1/4πε0। जब चार्जेस को हाफ करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा Q/4 अपॉन डिस्टेंस को क्या करना है, डबल करना है। तो डिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4r²। अब यहाँ पे बात ध्यान समझिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/16 के Q² अपॉन r²। अब ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है F1 की। तो हमारा सही आंसर होगा F = 1/16 इंटू F1। तो हमारा ये जो F2 आएगा, ठीक है, ये जो F2 आएगा वो आएगा 1/16 F1, यानी 1/16 टाइम्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे चार्जेस को हाफ किया गया है और डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो दोनों केसेस में फोर्स कम होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि the electric field inside the spherical cell of uniform charge density is। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई स्फेरिकल सेल है, नॉट अ सॉलिड स्फीयर, इट्स ए स्फेरिकल सेल, इसका मतलब यहाँ से अंदर ये हॉलो है। तो हमें पता है अगर कोई हॉलो स्फेरिकल सेल होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो सही आंसर होगा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए सॉलिड स्फीयर होता तो निश्चित रूप से, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, बात ध्यान समझिएगा, सॉलिड स्फीयर है बट वो नॉन कंडक्टिंग है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर वो कंडक्टिंग हुआ, ठीक है, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में हम जो भी चार्ज उसको देते हैं वो इसके ऑटोमेटिकली उसके सरफेस पे आ जाता है। मतलब ये समझिए कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे, मान लो हमने ये यहाँ पे स्फीयर बना दिया, अब लेकिन ये क्या है, सॉलिड तो है, लेकिन सॉलिड के साथ साथ ये क्या है, कंडक्टिंग है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी हम इसको चार्ज अंदर देंगे वो इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो चाहे हमसे कहा जाए हॉलो स्फीयर
या फिर कहा जाए सॉलिड बट कंडक्टिंग स्फीयर, उस केस में दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर वही नॉन कंडक्टिंग ये जो होता है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार खुद में से ट्राई कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके क्विज को अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल चैनल्स, जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।